बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के अंदर दूसरा फ़िलासफ़र जो है उसकी बात करने लगे हैं, यानी कि प्लेटो की या अफ़लातून जिसे कहा जाता है उसकी। हम ये देखेंगे कि जो अफ़लातून था उसकी जो एक आइडियल स्टेट थी वो कैसी थी, उसके जो पॉलिटिकल थॉट्स थे या एजुकेशन के ऊपर जो उसके थॉट्स थे वो कैसे थे। यानी दो चीज़ों के हवाले से बहुत ज़्यादा फेमस है प्लेटो। सबसे पहले मिसाली रियासत के ऊपर, यानी कि एक आइडियल स्टेट जो है वो कैसी हो सकती है, और दूसरा एजुकेशन के ऊपर कि उसका जो एजुकेशन स्ट्रक्चर था वो कैसा था। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ये समझिएगा कि इनका जो एरा है वो 428 टू 348 बीसी का है, ठीक है। यानी कि ये 428 में पैदा हुए और 348 बीसी के अंदर इनकी डेथ हुई एथेंस के अंदर, ग्रीक्स में, ठीक है। इनको जो है ना, ये सेकंड ग्रीक फिलोसोफर हैं जिनको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल माना जाता है सोक्रेटिस के बाद या सुकरात के बाद, क्योंकि ये बंदा जो है यानी अफलातून जो है ये शागिर्द था सुकरात का, ठीक है। अब अगर बात करें इनके थॉट्स की तो इन्होंने बहुत कुछ लिखा, लेकिन ख़ास करके स्टेट के ऊपर जैसे हर फिलोसोफर ने ही बहुत ज़्यादा काम किया तो इन्होंने भी बहुत ज़्यादा काम किया। जैसे कि लेट्स सपोज इनकी जो आइडियल स्टेट थी वो बेस करती थी किसके ऊपर? जस्टिस के ऊपर। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ प्लेटोनिक थॉट्स इज अकॉर्डिंग टू दैट, वो क्या था? वो था जस्टिस, यानी कि इंसाफ। एक ऐसी रियासत, एक ऐसी मुमलिकत जिसमें इंसाफ हो अपने लिए और दूसरों के लिए, यानी कि इंसाफ सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी की सारी चीज़ें जो है वो सेकेंडरी हैं। इसी तरह से इन्होंने क्या किया, स्टेट को ये प्रपोज किया, यानी प्रपोजल है ना, ऐसा तो नहीं कि किंग थे और उन्होंने सब कुछ कर दिया। तो इस बंदे ने प्रपोज किया कि सोसाइटी को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए। भाई कहा कौन कौन से 3 हिस्से? कहा जी एक ऐसा करते हैं कि फिलोसोफर द किंग बना देते हैं, यानी कि जो किंग होगा वो हमेशा फिलोसोफर होगा, कोई आम मामूली शख्स नहीं हो सकता। वो एटलीस्ट 35 ईयर्स तक अपनी एजुकेशन हासिल करेगा, वो फिलोसोफर होगा, फिर उसे किंग बनाया जाएगा। अदरवाइज किंग बनना कोई इतना आसान नहीं। उस हिसाब से अगर हम अभी देखें तो हमें तो शायद कहीं शर्म ही आ जाए पाकिस्तान के अंदर, जो हम अपना अगर स्ट्रक्चर देखें कि यहाँ पे कौन लोग जो हैं वो किंग होते हैं, तो वहाँ पे उसने क्या जो है ना वो क्राइटेरिया उसके लिए रखा। दूसरे नंबर पे कहा जी फौजी होने चाहिए, ठीक है। वो जो कि आर्मी हो, उसका काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ स्टेट को प्रोटेक्ट करना, ना कि मार्शल लॉ लगा के वहां पे बैठ के खुद किंग बन जाना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरा तबका कहा मजदूर हो, और मजदूरों का काम क्या है? ये जो मेहनत कश लोग हैं, जो काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, ये लोग हों। यानी कि स्टेट को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया कि सबसे पहले फिलोसोफर द किंग, दूसरे नंबर पे फौजी और तीसरे नंबर पे मजदूर। और साथ में नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी भी बताई कि भाई किसी का भी काम नहीं दूसरे के काम में मुदाखलत करना, यानी अपने काम से काम रखना है, कोई मुदाखलत, कोई पंगा नहीं लेना। जैसे कि फिलोसोफर द किंग का काम नहीं कि वो फौजी को समझाए कि भाई आर्मी जो है वो किस तरह से ट्रेन होती है और क्या काम, इसी तरह से फौजी का भी काम नहीं कि वो खुद जो है वो हुक्मरान बन के मार्शल लॉ लगा के बैठ जाए और 10-10 12-12 साल अयाशी करता फिरे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ना ही मजदूर का ये काम है कि वो ये ख्वाब देखे कि वो फौजी बनेगा या फिलोसोफर द किंग तक वो पहुंचेगा। गो कि अब हम इसे नहीं मानते कि जो जितनी मेहनत करे, जो जिस तरह से सोचता है वो आगे जा सकता है, लेकिन ये उस टाइम उस बंदे के थॉट्स थे। इसी तरह से प्लेटो ने क्या कहा जी, यानी अफलातून साहब ने कि जो रियासत है इसकी जो मिसाल है वो एक बॉडी की तरह की है कि भाई अगर किसी भी जगह पे पूरे मुल्क के अंदर कहीं पे भी कोई गड़बड़ होती है, ठीक है, यानी कि अगर कोई सूबा है जैसे सिंध है या पंजाब है, वहां पे कोई गड़बड़ है तो इसका मतलब उसका इफेक्ट जो है पूरी स्टेट के ऊपर आएगा। यानी कि अगर स्टेट एज ए बॉडी है तो फिर जाहिर बात है अगर उंगली को भी दर्द है तो पूरी बॉडी जो है वो उसको फील करेगी कि भाई उंगली को मेरी दर्द है, तो इसका मतलब पूरी की पूरी स्टेट को ही अच्छा होना चाहिए अगर उसे बेहतर तरीके से परफॉर्म करना है तो, ठीक है। इसके अलावा क्या कहा जी कि मुल्क को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, यानी कि छोटे छोटे जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बना दिए जाए ताकि लोगों को मैनेज करना या कंट्रोल करना आसान हो। ये तो कुछ थॉट्स थे इस हवाले से। अगर तालीम की बात करें तो तालीम के ऊपर तो बड़ी सख्ती थी जी प्लेटो साहब की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये पहला ग्रीक फिलोसोफर था जिस बंदे ने कहा कि भाई औरतों को भी तालीम हासिल करनी चाहिए, ठीक है। हालांकि इससे पहले जो सोक्रेटिस यानी सुकरात या बाकी जो फिलोसोफर्स गुजरे, इवन इसके बाद जो आए, उन्होंने भी उस टाइम पे औरतों के एजुकेशन को प्रमोट नहीं किया। लेकिन इस बंदे का कहना था कि जैसे साइकिल के 2 पहिए हैं तो वैसे ही मियाँ बीवी 2 पहिए हैं, तो उनके लिए दोनों के लिए ही एजुकेट होना ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा इस बंदे ने कहा जी ये जो एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करते थे वो स्पार्टा
तर्ज की थी, यानी कि हुकूमत जो है वो अडॉप्ट कर ले बच्चों को, स्टेट के बच्चों को अडॉप्ट कर ले और उन्हें फिर वहाँ पे तालीम दे। यानी कि पहले जो है ना 3 स्टेप्स के अंदर हो, पहले 6 साल तक जो है वो उन्हें सिर्फ स्टोरीज सुनाई जाए, मॉरल स्टोरी सुनाई जाए, कुछ ना पढ़ाया जाए। अगले 6 से 18 साल के बीच में उनकी जो है ना फिजिकल और मेंटल हेल्थ के ऊपर काम किया जाए, उन्हें साथ में म्यूजिक सिखाया जाए। उसके बाद जो है वो 18 से 20 साल तक जो उन्हें फिलॉसफी की या दूसरी जिसमें भी वो जाना चाहते हैं वो तालीम उन्हें दी जाए, और फिर मजीद 10 साल उन्हें एजुकेट किया जाए हायर एजुकेशन के लिए, और जो उस एग्जाम को पास करे वो आगे फिलॉसफी पढ़े, उसको किंग बनाया जाए, और जो वहां से फेल कर दे उसको जो है वो ब्यूरोक्रेट वगैरह बना दिया जाए, सरकारी ओहदा। तो ये बहुत ही मुश्किल काम था भाई उस जमाने में, अगर वो स्टेट बना देता प्लूटो तो ये तो पॉसिबल लगता नहीं था, लेकिन उस बंदे ने जो है वो ये चीजें प्रपोज की कि भाई इस तरह की स्टेट होगी तो बात बनेगी। और उस बंदे ने कहा जो नॉलेज है एक्चुअली में वो शऊर के लिए होना चाहिए, इल्म जो है वो शऊर के लिए, आपने सुना भी होगा। तो उसने कहा नॉलेज जरूर हासिल करना है, लेकिन नॉलेज के पीछे जो पर्पस होगा वो शऊर होगा, अदरवाइज और कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये कुछ जो है वो पॉलिटिकल थॉट्स या एजुकेशनल थॉट्स थे मिस्टर अफलातून साहब के, जो सेकंड जो है वो एक क्लासिकल फिलोसोफर्स में से बहुत बड़ा नाम है इनका। इसी तरह से इनकी और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि फॉर्म के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा काम की कि भाई हर चीज़, अब वो फिलोसफी का एक टॉपिक है उसको भी हम डिस्कस नहीं करते, लेकिन कहने का पर्पज़ ये था कि हर चीज़ जो हमें यहाँ नज़र आती है उसके पीछे एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा पहले से मौजूद है। घोड़े का रंग जैसा भी हो, ठीक है, लेकिन पीछे घोड़े का सांचा एक है। इसी तरह से द केव लॉगरी जो है वो मैं नेक्स्ट में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वो क्या थी। तो ये कुछ थॉट्स थे जो है वो मिस्टर प्लेटो साहब के।